हेलो फ्रेंड्स, रेनेसांस कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो अपन राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान की जियोग्राफी की के भौतिक पार्ट के भौतिक भूगोल के राजस्थान की उत्पत्ति और राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की बात की थी। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपन? राजस्थान की जियोग्राफी। ठीक, राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान का भूगोल, जिसके अपन भौतिक भूगोल की चर्चा कर रहे थे। भौतिक भूगोल में राजस्थान की उत्पत्ति और राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार हम चर्चा दोनों टॉपिक की कर चुके थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक प्रदेश की। राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश है, राजस्थान के फिजिकल डिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, भौतिक प्रदेश की बात करें तो एक अपन इसकी बात करते हैं, जैसे कि इसमें अरावली प्रदेश हो गया, शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश जैसे कि मरुस्थल हो गया, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती की बात अपन इसमें करेंगे। और अरावली की और हाड़ौती की, पूर्वी मैदान की और मरुस्थल की अपन इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक, अरावली भौतिक प्रदेश, ठीक, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और मरुस्थल और हाड़ौती, इसकी अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो अपन देख रहे हैं राजस्थान की जियोग्राफी में भौतिक भूगोल में भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश, ठीक है, ये आपने भौतिक प्रदेश। ठीक, भौतिक प्रदेश की बात करें, राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं अपन। व्यक्तिगत आधार पे, व्यक्तिगत आधार पे किसने किया? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। ठीक, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। अपन भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं तो इसमें अपन भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण दो आधार पे देखते हैं, एक तो व्यक्तिगत आधार पर और एक और भौगोलिक कारकों के आधार पर। भौगोलिक कारक कौन कौन से होते हैं? भौगोलिक कारक उच्चावच और जलवायु के आधार पर देखेंगे। उच्चावच के आधार पर देखेंगे अपन तो उच्चावच में अपन देखेंगे अरावली और पूर्वी मैदान और हाड़ौती, और इसमें देखते हैं अपन मरुस्थल, तो मरुस्थल अपने जलवायु के आधार पर अपन देखते हैं, मरुस्थल को जलवायु के आधार पर अपन देखते हैं। ठीक है, तो अपन व्यक्तिगत आधार पे देख रहे हैं। अपन व्यक्तिगत आधार पे जो फिजिकल डिवीजन है राजस्थान के, वो डिवीजन, फिजिकल डिवीजन किसने किया? भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण किसने किया? व्यक्तिगत आधार पे प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार अगर अपन बात करें तो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये अपने जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला पार्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं प्रोफेसर वीसी मिश्रा? नहरी प्रदेश। यहाँ पर अपन याद करने के लिए अपन ये याद कर रख सकते हैं, यहाँ पे IGNP आती, IGNP इंदिरा गांधी नहर, और अधिकांश नहरें अपने इस एरिया में आती है, राजस्थान नहर वगैरह। ठीक, तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार ये वाला जो फिजिकल डिवीजन है उसका क्या नाम दिया इन्होंने? नहरी प्रदेश। उसके बाद में ये जो मरुस्थल वाला जो प्रदेश है, इसको, इस वाले पार्ट को शुष्क प्रदेश और इस वाले पार्ट को अर्धशुष्क प्रदेश, और अरावली भौतिक प्रदेश को इन्होंने अरावली ही नाम दिया है। ठीक, अरावली प्रदेश। उसके बाद में इस वाले पार्ट को पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पे क्या होता है? कृषि भी अधिक होती है, और अलवर जो, जहाँ पर बड़े उद्योग क्या है? अधिकतम बड़े उद्योग है, तो अपन इसको कह दे देंगे पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पे क्या है? कृषि भी अधिक होती है और उद्योग भी अधिक विकसित है। ठीक, यहाँ पर चंबल नदी वाला एरिया आ जाता है हाड़ौती में, तो चंबल एवं बीहड़ प्रदेश बोल देते हैं। बीहड़ क्या होते हैं कि चंबल द्वारा जो अवनलिका अपर्दन से जो उत्खात स्थलाकृति बनती है उसको क्या कहते हैं? बीहड़। ठीक, और ये वाला पार्ट हो जाएगा दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक है, तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश? 7। पहला नहरी प्रदेश, दूसरा शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश और अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, चंबल एवं बीहड़ प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। इनकी लोकेशन देखी हमने,
ये नहरी प्रदेश अपने राजस्थान के उत्तर में पड़ा अपनों ने, शुष्क प्रदेश पश्चिम में, और अर्धशुष्क प्रदेश शुष्क प्रदेश और अरावली के मध्य में, और अरावली प्रदेश और पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश हो गया, चंबल एवं बिहार प्रदेश हो गया, हाड़ौती वाला क्षेत्र, और दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश अपने यहाँ पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और यहाँ पर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला एरिया हो गया। ठीक, तो अपनों ने व्यक्तिगत आधार पर देखा, व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण किसने किया? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। ठीक, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? 7। कौन कौन से? नहरी प्रदेश, शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, और चंबल एवं बिहार प्रदेश, और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक, ये 7 पार्ट में किसने? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपने राजस्थान को वर्गीकरण किया है। ठीक, भौतिक प्रदेश में। ठीक, उसके बाद में अब अपन देखते हैं भौगोलिक कारकों के आधार पर। सेकंड नंबर पे अपन देख रहे हैं भौगोलिक कारकों के आधार पर। भौगोलिक कारक से क्या मतलब है? भौगोलिक कारक उच्चावच और जलवायु के आधार पर अपन देखते हैं। ठीक, उच्चावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भौतिक प्रदेश? एक तो अरावली पर्वतमाला होगी। ठीक, उसके बाद हाड़ौती वाला एरिया हो गया, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और पूर्वी मैदान की बात करते हैं, और फिर मरुस्थल, जो मरुस्थल की बात करते हैं। उच्चावच के आधार पर अपन देखते हैं अरावली, हाड़ौती और पूर्वी मैदान, और जलवायु के आधार पर मरुस्थल की बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक, भौगोलिक कारक की बात कर रहे हैं, भौगोलिक कारकों जिसमें आते हैं उच्चावच एवं जलवायु। ठीक, इसके आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। ठीक, क्षेत्रफल की बात करें तो ये अपने जैसे मान लो ये अरावली, ये अपने मरुस्थल, ये पूर्वी मैदान, और ये हाड़ौती, ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल हो गया, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, ये अरावली प्रदेश। ठीक, ये हाड़ौती वाला एरिया हो गया, और ये पूर्वी मैदान वाला एरिया हो गया। ठीक, तो अपन यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें कि मरुस्थल में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का मरुस्थल कितना परसेंट है? मरुस्थल अपने यहाँ है 61.11%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में मरुस्थल का योगदान कितना है? 61.11%। ठीक, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? कुल राजस्थान की जनसंख्या का 40% निवास करती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? जनसंख्या कम निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़ा शुष्क प्रदेश है, कृषि वगैरह इतनी होती नहीं है यहाँ पर, लगभग बाजरा और मोटे अनाज यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, तो अपन क्षेत्रफल की ओवरऑल बात करें, मरुस्थल की बात करें, मरुस्थल में क्षेत्रफल कुल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11%, और यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% यहाँ पर निवास करती है। अरावली की अगर अपन बात करें तो अरावली में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% अपने अरावली मानी जाती है। ठीक, अरावली कितने क्षेत्रफल पे कितने परसेंट क्षेत्रफल घेरती है? 9%। कुल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9%। और जनसंख्या की बात करें, लेकिन जनसंख्या यहाँ कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का 10% यहाँ पर क्या करती है? निवास करती है। ठीक, और अपन पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान में क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23%, और यहाँ पर जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% यहाँ पर निवास करती है। यहाँ पे क्या है? जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है क्षेत्रफल की अपेक्षा। ठीक, क्षेत्रफल कम है यहाँ का, और जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से। तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? कृषि अच्छी होती है और उद्योग भी अच्छे विकसित है। ठीक है, औद्योगिक प्रदेश हो गए यहाँ पर, और कृषि भी अच्छी होती है, और यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी जिसे बोलते हैं। ठीक, और यहाँ अपन हाड़ौती की बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में हाड़ौती का योगदान है 6.89%। ठीक, और यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11% यहाँ पर निवास करती है। और इनकी लोकेशन की बात करें तो ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक, इसको बाद में अपन अध्ययन की दृष्टि से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। शुष्क मरुस्थल ये वाला पार्ट हो जाएगा, और इधर वाला पार्ट हो जाएगा अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक, तो और ये अरावली प्रदेश हो जाएगा, और ये पूर्वी मैदान वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक, और बचा हुआ ये वाला अपने कोटा, बारा, झालावाड़ वाला पार्ट, हाड़ौती वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं अलग अलग पढ़ेंगे, अरावली और हाड़ौती, पूर्वी मैदान, मरुस्थल अलग अलग पढ़ेंगे। उससे पहले अपन ओवरऑल देख लेते हैं कि इसमें जनसंख्या वगैरह कितनी है। और ये अपनों ने पढ़ तो लिया है, लेकिन सारणी के अनुसार अपन इनकी क्या तुलना करके देखते हैं, तुलनात्मक रूप से इसका क्या करते हैं अपन? अध्ययन करते हैं। भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी, जनरल
जानकारी। ठीक, तो ये क्या है, क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें, क्षेत्रफल कहाँ पर, मरुस्थल में। मरुस्थल में कुल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% अपना क्या है, मरुस्थल है। अरावली 9%, पूर्वी मैदान 23%, हाड़ौती 6.89%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में हाड़ौती का योगदान कितना है, 6.89%। ठीक, पूर्वी मैदान का 23% और अरावली का 9%। ठीक, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या अपने मरुस्थल में कितनी निवास करती है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40%, 40% अपने मरुस्थल में निवास करती है। ठीक, राजस्थान की कुल जनसंख्या का मरुस्थल में कितना निवास करती है, 40%। अरावली में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% और पूर्वी मैदान में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% और हाड़ौती में 11%। ठीक, ओवरऑल मरुस्थल और अरावली की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या टोटल दोनों को मिला के अगर बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 50% अपने यहाँ पे हो जाएगा। पूर्वी मैदान और हाड़ौती की बात करें तो यहाँ पर भी कितनी, दोनों को मिला के 50% हो जाएगा। ठीक, तो इस एरिया में अपने राजस्थान की आधी आबादी और इस एरिया में मरुस्थल और अरावली में मिला के अपने राजस्थान की आधी आबादी क्या करती है, निवास करती है। ठीक, जिलों की बात करें तो ओवरऑल पुराने डेटा के अनुसार यहाँ पर मरुस्थल में 12 जिले और अरावली में 13 जिले, पूर्वी मैदान में 10 जिले आते हैं और हाड़ौती में 7 जिले ओवरऑल माने जाते हैं। ठीक, मिट्टी की बात करें तो मरुस्थल में रेतीला भाग रहता है, तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी और बलुई मिट्टी पाई जाती है, रेतीली या बलुई मिट्टी बोल देंगे। अरावली में क्या होते हैं, पर्वत होते हैं, तो पर्वतीय मिट्टी और वनी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान में जलोढ़ या कछारी मिट्टी जो क्या है, अधिक उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ या कछारी मिट्टी अपने पूर्वी मैदान में पाई जाती है। और हाड़ौती की बात करें तो काली मिट्टी यहाँ पर हाड़ौती में पाई जाती है। जलवायु की अगर ओवरऑल बात करें तो मरुस्थल में जलवायु पाई जाती है अपने, मरुस्थल सूखा क्षेत्र रहता है तो यहाँ पर शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु हो जाएगी। ठीक, और अरावली की बात करें तो उपार्ध जलवायु। ठीक, उससे अधिक आर्द्र कौन सी होगी, ये आर्द्र जलवायु। ठीक, पूर्वी मैदान में, और इससे ज्यादा आर्द्र कौन सी होगी, अति आर्द्र जलवायु जो अपने हाड़ौती में पाई जाती है। ठीक, ओवरऑल इतनी बात याद रखने के बाद में अपन अलग अलग फिजिकल डिवीजन की चर्चा करते हैं। ठीक, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल की बात करें तो अपने राजस्थान का कौन सा मरुस्थल कहलाता है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। राजस्थान के उत्तर और पश्चिम में सिचुएटेड है अरावली के। ठीक, ये अरावली हो गई और इस वाले पार्ट को उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, ये मरुस्थल हो जाएगा। ठीक, इसको उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल भी बोल देते हैं, ओवरऑल मरुस्थल भी बोल सकते हैं राजस्थान का। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं, थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि टोटल जो थार का मरुस्थल है, ठीक, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। वैसे थार का जो मरुस्थल है, ठीक, ये अपने भारत में कितने परसेंट है, भारत में है 85%। ठीक, और पाकिस्तान में कितना है, पाकिस्तान में 15%। ओवरऑल इसकी बात करें तो ये जो भारत में 85% है, इसका अपने राजस्थान में सर्वाधिक भाग पाया जाता है। तो राजस्थान के मरुस्थल को अपन क्या कह सकते हैं, थार का मरुस्थल भी कह देते हैं, क्योंकि थार के मरुस्थल का अधिकतम भाग कहाँ पर, अपने राजस्थान में पाया जाता है। कितने परसेंट, 62%। उसके बाद में ये अपने गुजरात में और हरियाणा में और पंजाब में भी मरुस्थल, थार के मरुस्थल का कुछ पार्ट अपने यहाँ पर भी पाया जाता है। 62% तो राजस्थान में, बाकी बचा हुआ भाग गुजरात, हरियाणा और पंजाब में। ठीक, थार के मरुस्थल का 85% अपने भारत में और 15% कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक, अभी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की बात कर रहे हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को थार का मरुस्थल भी बोलते हैं। निर्माण काल की बात करें तो निर्माण काल कब है, टर्शरी काल या प्लेस्टोसिन काल बोलते हैं। टर्शरी काल 3 डिग्री और प्लेस्टोसिन काल, ये काल की विशेष चर्चा अपन इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे। ठीक, निर्माण की बात करें तो अपनों ने स्टार्टिंग में जब राजस्थान की उत्पत्ति की बात की थी तो राजस्थान की उत्पत्ति में देखा था गोंडवाना लैंड और तेतीस सागर जीटी से राजस्थान की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं। तेतीस सागर से निर्माण हुआ है किसका, मरुस्थल का, अरावली का, मरुस्थल का, और पूर्वी मैदान का निर्माण किससे हुआ है, तेतीस सागर से। तो ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल जो है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल किसका पार्ट है, थार के मरुस्थल का, और थार के मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ है, तेतीस सागर से। तो इसका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल जो राजस्थान का, उसका निर्माण भी किससे माना जाएगा, तेतीस सागर से।
और इसका निर्माण काल टर्सरी काल और प्लेस्टोसिन काल माना जाता है। ठीक, और अभी वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है? हैलोसिन काल चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है? हैलोसिन। उसके बाद में अपन देखते हैं मरुस्थल के विस्तार की बात करते हैं। मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये मरुस्थल का विस्तार हो जाएगा। क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जो ये मरुस्थल है ये कितने क्षेत्रफल में? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से अपन देखते हैं शुष्क, ये जो मरुस्थल है, ये जो राजस्थान है, ठीक, ये वाला पार्ट अरावली होगी। ठीक, ये जो मरुस्थल है टोटल, इसमें अपन शुष्क मरुस्थल की बात करें तो शुष्क मरुस्थल का क्षेत्रफल है 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। टोटल जो मरुस्थल है वो तो है अपने 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 1,00,000 वर्ग किलोमीटर तो अपना शुष्क मरुस्थल हो जाएगा, शुष्क मरुस्थल। ठीक, और ये जो बचा हुआ पार्ट है अर्धशुष्क मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल? अर्धशुष्क मरुस्थल हो जाएगा 75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो मरुस्थल, टोटल मरुस्थल की बात कर रहे हैं। मरुस्थल का विस्तार कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। और मरुस्थल की लंबाई की बात करें तो मरुस्थल की लंबाई ये वाला यहां से यहां तक देखी जाएगी लंबाई। मरुस्थल की लंबाई की बात करें, मरुस्थल की लंबाई ऐसे देखेंगे यहां से यहां तक, और मरुस्थल की चौड़ाई यहां से यहाँ तक देखी जाएगी। तो मरुस्थल की लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर, और मरुस्थल की चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर। लगभग इसकी लगभग आधी है चौड़ाई। ठीक, मरुस्थल की लंबाई कितनी? 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर। औसत ऊंचाई की बात करें तो 200 से 300 मीटर मरुस्थल की औसत ऊंचाई मानी जाती है। ठीक, उसके बाद में अपन बात करते हैं मरुस्थल के ढाल की। मरुस्थल का ढाल किस तरफ है? जब अपन बात करते हैं, ये अपना हो गया राजस्थान में ये अरावली पर्वतमाला होगी। अपने जो बरखान पढ़ेंगे अपन, बालू का स्तूप। ठीक, बरखान क्या है? बालू का स्तूप है, जो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। अब ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? शेखावाटी में। तो ये यहाँ से क्या गति करते करते यहाँ पे आएंगे, तो चूरू के भालेरी गांव में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो बालू का स्तूप, जो रेत के टीले हैं, बालू का स्तूप क्या है? एक प्रकार से क्या है? मरुस्थल का ही भाग है। ठीक, तो ये क्या है? बालू का स्तूप रेत के टीले हैं, जो विशेष आकृति में क्या होती है? रेत का जमाव हो जाता है। तो अर्धचंद्राकार आकृति में जब रेत का जमाव होगा तो वो बरखान कहलाएंगे। और बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। और यहाँ से गति करके इस एरिया में जाएंगे तो मरुस्थल का विस्तार की बात करें तो मरुस्थल का विस्तार अपने इस दिशा में हो रहा है। अपन उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम की अगर बात करें तो मरुस्थल का ढाल किधर है? मरुस्थल का विस्तार की बात करें, मरुस्थलीकरण की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, क्योंकि मरुस्थल इधर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, इधर की ओर बढ़ रहा है। ठीक, उसके बाद अपन मरुस्थल के ढाल की अगर बात करें तो मरुस्थल का ढाल अपने यहाँ पे अधिक बालू का स्तूप जमा हो जाएंगे तो ये ऊंचा उठा हुआ भाग हो जाएगा और मरुस्थल का ढाल इस तरफ हो जाएगा। तो ये तो हो गई अपने कौन सी? मरुस्थल का विस्तार या फिर मरुस्थलीकरण ये मरुस्थलीकरण की दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। लेकिन मरुस्थल के ढाल की बात करें तो मरुस्थल का ढाल क्या होगा? इसके विपरीत होगा। मरुस्थल का ढाल उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, ये क्या होगा? मरुस्थल का ढाल। ये आपको एज इट इज याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये चीज आती है। तो मरुस्थलीकरण की बात करें तो मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। लेकिन मरुस्थल की ढाल की अगर बात करें तो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर मरुस्थल का ढाल हो जाएगा। ठीक, तो अपन बात कर रहे हैं मरुस्थल के ढाल की। तो उत्तर पूरब से, कहां से? उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? मरुस्थल का ढाल हो जाएगा। मरुस्थलीकरण की बात अगर करेंगे तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब हो जाएगा। ठीक, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है? मरुस्थल का ढाल है। ये अपने घग्गर नदी इधर से आती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। यहाँ से ये अरावली की नाग पहाड़ी अजमेर से अपने लूनी नदी आती है। ठीक, ये ओवरऑल अरावली है अपने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक, लंबाई की बात की थी, मरुस्थल की लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? 300
किलोमीटर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई की बात की। ठीक, मरुस्थल का अध्ययन, जब अपन मरुस्थल को पढ़ते हैं, ये ओवरऑल क्या है, मरुस्थल है। अरावली के पश्चिम में जो भाग है और उत्तर पश्चिम में जो भाग है वो क्या है, मरुस्थल है। ठीक, मरुस्थल का जब अध्ययन करते हैं तो अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, अपन बात करते हैं शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल की। ये अपना राजस्थान, ये अपने हो गई अरावली पर्वतमाला हो गई। उसके बाद ये जो मरुस्थल है ओवरऑल पूरा मरुस्थल, इसको अध्ययन की दृष्टि से दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये वाला पार्ट हो जाएगा क्या, शुष्क मरुस्थल, और ये वाला पार्ट हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल किसके पार्ट है, मरुस्थल के ही पार्ट है। लेकिन इनको क्या किया अपनों ने, अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। अपन ने बात की थी कि कुल मरुस्थल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, इसमें से अपनों ने इस मरुस्थल को दो पार्ट में डिवाइड किया, शुष्क और अर्धशुष्क। ठीक है, ये शुष्क और ये अर्धशुष्क। तो शुष्क पार्ट कितना है, 1,00,000 वर्ग किलोमीटर, और अर्धशुष्क अपने 75,000 वर्ग किलोमीटर। तो शुष्क मरुस्थल अपने अर्धशुष्क मरुस्थल से क्या है, ज़्यादा विस्तृत है। ठीक, वर्षा की अगर बात करें तो शुष्क मरुस्थल में वर्षा होती है अपने 0 से 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर क्या होती है, ओवरऑल वर्षा होती है। ठीक, अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर होती है 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक, ये फैक्ट आपको याद रखना है। शुष्क मरुस्थल ये वाला पार्ट हो गया अपने पश्चिम वाला। ठीक, और इसके और अरावली के, शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच वाला पार्ट क्या हो गया, अर्धशुष्क मरुस्थल हो गया। शुष्क मरुस्थल और अरावली दोनों के बीच वाला पार्ट क्या हो गया, अर्धशुष्क मरुस्थल हो जाएगा। ठीक, शुष्क मरुस्थल की बात करें तो शुष्क मरुस्थल को एक और नाम से जानते हैं अपन, राठी प्रदेश। शुष्क मरुस्थल को क्या कहते हैं, राठी प्रदेश भी कहते हैं। शुष्क मरुस्थल को राठी प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में राठी गायें पाई जाती हैं। ठीक, इतनी बात पढ़ने के बाद में अपन देखते हैं मरुस्थल में अपनों ने देखा शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से अपनों ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। अब शुष्क मरुस्थल पढ़ रहे हैं अपन, तो शुष्क मरुस्थल की बात करें तो 0 से 25 सेंटीमीटर, अपनों को पता है 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो शुष्क मरुस्थल की जब अपन डेफिनेशन देते हैं तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, शुष्क मरुस्थल कहलाता है। ठीक, शुष्क मरुस्थल कहलाता है। ये अपना राजस्थान, ये अरावली, ये शुष्क मरुस्थल, यहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा, ये अपने शुष्क मरुस्थल हो जाएगा, ये अर्धशुष्क मरुस्थल हो जाएगा। जब शुष्क मरुस्थल की डेफिनेशन देंगे अपन तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, शुष्क मरुस्थल हो जाएगा। ठीक, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। जब अर्धशुष्क मरुस्थल की अपन डेफिनेशन देंगे तो इसकी डेफिनेशन देंगे अपन तो अपने ये अरावली है 50 सेंटीमीटर, या फिर अपन कह देंगे शुष्क मरुस्थल और अरावली के मध्य पाए जाने वाला प्रदेश क्या है, अपने अर्धशुष्क मरुस्थल हो जाएगा। ठीक, या फिर 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, अर्धशुष्क मरुस्थल कहते हैं। ये अर्धशुष्क मरुस्थल की डेफिनेशन हो जाएगी। और शुष्क मरुस्थल की डेफिनेशन देख ली अपनों ने, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। इसे अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले तो अपनों ने क्या किया, मरुस्थल, राजस्थान का जो मरुस्थल है उसको अपनों ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन सा पार्ट, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक और अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक, उसके बाद में मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से अपनों ने दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद में जब शुष्क मरुस्थल पढ़ रहे हैं तो शुष्क मरुस्थल को भी अध्ययन की दृष्टि से अपन क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट कौन कौन से होंगे इसके, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाएंगे वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और एक और पार्ट हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक, तो अपन इसके दोनों पार्ट की चर्चा करेंगे।
कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया इसको? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कैसे? कि बालू का स्तूप नहीं पाए जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? बालू का स्तूप से मुक्त हो जाएंगे। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.5% है। शुष्क मरुस्थल का कितना परसेंट है? शुष्क मरुस्थल को ओवरऑल अपन 100% माने तो इसका जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो कितने परसेंट है? 41.5%। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बात करें तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना है? 58.5% है। अब अपन अलग अलग पढ़ते हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पढ़ेंगे और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पढ़ेंगे। ठीक, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन से प्रदेश होंगे? जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपनों को ओवरऑल बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को इतना सा ही याद रखना है क्योंकि ये सफिशिएंट है। ठीक, उसके बाद में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पढ़ेंगे तो उसमें बालू का स्तूप जहां पर बालू का स्तूप पाए जाएंगे तो बालू का स्तूप पाए जाएंगे तो कितने प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं वो भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो ऐसा क्षेत्र, कैसा क्षेत्र? जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं या बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.5%। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा पार्ट है? ऐसा क्षेत्र जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ठीक, बालू का स्तूप क्या करते हैं? नहीं पाए जाते हैं, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ठीक, क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि यहाँ पर पथरीला मरुस्थल होता है। ठीक, बालू का स्तूप जो है वो क्या होते हैं? अपने रेत जो होती है मरुस्थल में मिट्टी के निक्षेपण, जो जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाती है? बालू का स्तूप कहलाती है। जब वहां पर क्या होगी? मिट्टी ही नहीं होगी तो पवन के द्वारा जब पवन चलेगी तो वो मिट्टी का निक्षेपण जमाव नहीं कर पाएगी और वहां पर क्या होगा? जब वहां पर पथरीला मरुस्थल होगा तो वहां पर मिट्टी नहीं होगी तो वहां पर क्या होगा? बालू का स्तूप नहीं पाए जाएंगे। इसीलिए यहाँ क्या कह रहे हैं अपन? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ पे क्या है? इतनी मिट्टी नहीं पाई जाती। ठीक, रेतीली मिट्टी नहीं पाई जाती। ठीक, इसे हम्मादा कहते हैं। किसे? पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं? हम्मादा कहते हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन की बात करें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की ऐसा क्षेत्र जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि यहाँ पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है और ये हम्मादा का एग्जाम्पल है या फिर जिसे हम्मादा कहते हैं। ठीक, राजस्थान में मुख्यतः हम्मादा कहाँ कहाँ विस्तार है इसका? जैसलमेर में अधिक है। ठीक, तो जैसलमेर के मोहनगढ़, रामगढ़ और लोदरवा। ठीक, ये तीनों आपको लोकेशन याद रखनी है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हम्मादा जो पथरीला मरुस्थल है वो कहाँ कहाँ पर है? पोखरण, रामगढ़ और लोदरवा। और जोधपुर फलोदी में है कुछ और कुछ कहाँ पर है? बाड़मेर में। ये तीनों चारों आपको याद रखने हैं। ठीक, उसके बाद में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की डेफिनेशन के अलावा अपनों को अब पढ़ेंगे अपन बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर क्या है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। यहाँ पर क्या बालू का स्तूप पाए जाएंगे? हाँ, पाए जाएंगे। ठीक, जब भी अपन कह रहे हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, अब बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं बालू का स्तूप चीज क्या है। बालू का स्तूप क्या है? जब पवन के द्वारा क्या होगा? मिट्टी का क्या होगा? निक्षेपण होगा जब जमाव होगा। निक्षेपण का क्या मतलब है? जमाव। ठीक, मिट्टी का पवन के द्वारा, पहला क्या हो? पवन हो, फिर दूसरा क्या? मिट्टी हो और उसका क्या हो? जमाव हो। ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में अपनों ने देखा था पवन तो चल रही थी लेकिन वहां पर क्या थी? मिट्टी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मिट्टी नहीं थी। क्या था वहां पर? पथरीला मरुस्थल जो हम्मादा का एग्जाम्पल है। ठीक, अब यहाँ बालू का स्तूप युक्त प्रदेश देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? पवन होगी और मिट्टी होगी और उसका क्या होगा? पवन के द्वारा निक्षेपण या जमाव होगा और उसके बाद जो निर्मित स्थलाकृति होगी, जो भी स्थल पे जो मिट्टी की जो आकृति बनेगी, जैसे ये बरखान हो जाएगा, ये पैराबोलिक देखेंगे जिसमें पवन की दिशा इधर रहेगी, इसमें इधर पवन की दिशा रहेगी। ठीक, उसके बाद में सीव बालू का स्तूप देखेंगे तो निर्मित जो भी स्थलाकृति होगी तो वो क्या कहलाएगी? अपने बालू का स्तूप कहलाएगी। ठीक, ओवरऑल बालू का स्तूप की डेफिनेशन हो गई। ठीक, अर्थ क्या है इसका? कि पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण या जमाव होता है तो निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाती है? बालू का स्तूप कहलाती है। ठीक, निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाएगी? बालू का स्तूप कहलाएगी। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण जमाव किया जाता है तो निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाती है? बालू का स्तूप कहलाती है और ऐसा प्रदेश क्या कहलाएगा? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या होंगे? बालू का स्तूप होंगे। अब अपन बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप
राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं सब जैसलमेर में। कहाँ पर? और सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार जो मरुस्थल में जो जैसे बालू का स्तूप है उनके जितने भी प्रकार है, जैसे सभी प्रकार, ये जितने भी प्रकार है सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाएंगे? जोधपुर में। लेकिन सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाएंगे? जैसलमेर में। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ये फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है और अपन क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। बालू का स्तूप के प्रकार की बात करें, अपनों ने जैसे मरुस्थल देखा, मरुस्थल के अपनों ने अध्ययन की दृष्टि से दो पार्ट करे। कौन कौन से? शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से दो पार्ट में डिवाइड करा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब बालू का स्तूप युक्त प्रदेश देख रहे हैं कि पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो निर्मित स्थलाकृति बालू का स्तूप कहलाती है। अब बालू का स्तूप जब पढ़ेंगे तो बालू का स्तूप के प्रकार देखेंगे, अलग अलग कौन कौन से प्रकार होते हैं बालू का स्तूप के। ठीक, तो बालू का स्तूप के प्रकार में अपन पढ़ेंगे बरखान। बरखान की बात करें, इनकी विशेषताएं देखेंगे, इनकी क्या विशेषता होती है और इनके कीवर्ड देखेंगे। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखेंगे, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, पैराबोलिक परवलयिक बालू का स्तूप, सीफ बालू का स्तूप, तारानुमा, सरब का पीस और नेटवर्क बालू का स्तूप, ये अपन ओवरऑल देखने वाले हैं। और इसमें अपन एक और बालू का स्तूप देखेंगे 9वें नंबर पे, जो है अपने अवरोधी बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप? अवरोधी बालू का स्तूप। ठीक, अवरोधी बालू का स्तूप। तो अपन पढ़ रहे हैं भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में अपन देख रहे हैं मरुस्थल। मरुस्थल का कौन सा? शुष्क मरुस्थल अपन पढ़ रहे हैं। शुष्क मरुस्थल में अपनों ने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में अपन देख रहे हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं बालू का स्तूप के। बरखान की बात करें तो बरखान बालू का स्तूप पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है? अर्धचंद्राकार आकृति। बालू का स्तूप की डेफिनेशन हमें पता है कि जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है तो निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाती है? बालू का स्तूप कहलाती है। लेकिन जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण कैसे हो? अर्धचंद्राकार आकृति में हो। जब अर्धचंद्राकार आकृति में हो बालू का स्तूप कौन से वाले बनेंगे? ये बरखान। ठीक, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण कैसे हो? अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाती है? बरखान बालू का स्तूप कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्धचंद्राकार आकृति में क्या हुआ? मिट्टी का निक्षेपण या मिट्टी का जमाव हो रहा है। ठीक, इसकी अपन बात करें डेफिनेशन एक बार और देखते हैं अपन। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण कैसे हो? अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। ठीक, बरखान की अगर बात करें तो बरखान की विशेषता है, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी, बरखान सर्वाधिक गतिशील। क्या है? सर्वाधिक गतिशील एवं स्थानांतरित बालू का स्तूप है। ठीक, अपन ने बात की थी मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर होती है। क्यों? क्योंकि ये जो बरखान जो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है यहाँ पर पाए जाते हैं चूरू के भालेरी गांव में, शेखावटी में सर्वाधिक पाए जाते हैं। बरखान सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी क्षेत्र में, और शेखावटी में भी मुख्यतः चूरू के भालेरी गांव में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब और इसकी क्या विशेषता है? बरखान की सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है और स्थानांतरित बालू का स्तूप है। इस कारण मरुस्थलीकरण में क्या है? इसका योगदान अधिक है। मरुस्थलीकरण या फिर मरुस्थल का मार्च, दोनों चीज हो जाएगी। और मरुस्थलीकरण किस दिशा में हो रहा है? अब ये बरखान है सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप और इस दिशा में जाते हैं सर्वाधिक कहाँ पे? शेखावटी में, चूरू के भालेरी गांव में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और ये मरुस्थलीकरण की दिशा को निर्धारित करते हैं कौन? बरखान। ठीक, तो बरखान सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप इसकी विशेषता है और स्थानांतरित बालू का स्तूप है। मरुस्थलीकरण में इनका योगदान सर्वाधिक है। बरखान सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में, चूरू के भालेरी गांव में पाए जाते हैं। डेफिनेशन अपन ने देख ली। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाती है? बरखान बालू का स्तूप कहलाती है। ठीक, बरखान बालू का स्तूप कहलाती है। ठीक, उसके बाद में अपन देखते हैं, एक सेकेंड, इसमें अपन ने एक चीज मिस कर दी। ये जो बरखान बालू का स्तूप है, बरखान बालू का स्तूप जो है इसके की पॉइंट क्या है? अर्धचंद्राकार आकृति। ठीक, डेफिनेशन में अगर ये नहीं हुआ आपके तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो निर्मित स्थलाकृति बरखान कहलाती है। अब ये जो अर्धचंद्राकार आकृति है, ठीक, इसमें एक जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या है? उत्तल ढाल है। ठीक, और ये वाला अंदर वाला जो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? अवतल ढाल है। अवतल ढाल जो है इस पर क्या होती है? पवन की दिशा इधर की साइड, इधर से पवन नहीं आती है, पवन की दिशा क्या होती है? उत्तल ढाल की
तरफ होती है। ठीक, तो ये बरखान कहलाएंगे। ठीक, पवन मुखी ढाल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पवन मुखी ढाल। क्यों? क्योंकि पवन अपने इधर से ही आती है। ठीक, ये पवन की दिशा हो गई, किस वाले पे? उत्तल ढाल की ओर आ रही है। ठीक, पवन मुखी ढाल कह देते हैं इसको। ठीक, और पवन विमुखी ढाल कौन सा हो जाएगा? अवतल ढाल। ये जो अवतल ढाल है इस पर अपने पवन नहीं आती है, पवन आती है उत्तल ढाल की तरफ। ठीक, इसकी चौड़ाई की बात करें, जो बरखान की चौड़ाई होती है 100 से 200 मीटर और ऊंचाई 10 से 20 मीटर। ठीक, ये ओवरऑल आपको चौड़ाई ऊंचाई याद रखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है, अर्धचंद्राकार आकृति। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पवन की दिशा होती है इसकी उत्तल ढाल की तरफ, या पवन मुखी ढाल कहते हैं। उत्तल ढाल पवन मुखी ढाल है इसका, और पवन विमुखी ढाल कौन सा है? अवतल ढाल। ठीक है, तो बरखान में आपको इतनी बात याद रखनी है। उसके बाद में अपन बात करें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में अपन देखते हैं कि जब मरुस्थल में क्या हो? पर्वत हो या फिर क्या हो? वनस्पति हो। ठीक, उससे जब पवन के द्वारा मिट्टी टकराएगी, ठीक, और मिट्टी का निक्षेपण कैसा हो? मिट्टी का निक्षेपण हो जाए पवन की दिशा के, ये होगी पवन की दिशा। पवन इधर से आ रही है, इसकी समानांतर जब बालू का स्तूप ऐसे समानांतर जब जम जाते हैं तो निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाती है। ठीक, यहाँ पर क्या है? पर्वत या वनस्पति, और इसका की पॉइंट है समकोण। जैसे अपने बरखान का था, बरखान का की पॉइंट था अर्धचंद्राकार आकृति। ठीक, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देख रहे हैं, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण। ये तो बालू का स्तूप की डेफिनेशन में देखा ही है अपनों ने, जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण कैसे हो? समकोण पर। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है इसमें? समकोण। पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर होता है तो निर्मित स्थलाकृति अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का की पॉइंट है समकोण। यहाँ पर क्या होती है? पर्वत या वनस्पति होती है। इससे जब रेत के टीले टकरा जाएंगे, रेत टकराई, समकोण पर जब मिट्टी का निक्षेपण हो जाएगा, जमाव, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाएगी? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाएगी। ठीक, पवन विंड की डायरेक्शन इधर की साइड रहेगी और पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर हो जाएगा तो निर्मित स्थलाकृति अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाएगी। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात करें तो सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? बीकानेर में। और इसकी विशेषता की बात करें, अब अपन देख ले अपनों ने देखा कि बरखान क्या है? सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, लेकिन सर्वाधिक स्थिर बालू का स्तूप कौन सा है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्यों? क्योंकि जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होगा और ये जो बालू का स्तूप जैसे बन जाएंगे समकोण पर, उसके बाद क्या है? और पवन चलेगी तो ये क्या है कि पर्वत और वनस्पति से क्या होंगे? टकरा जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, और इसकी ये विशेषता हो जाएगी सर्वाधिक क्या है? स्थिर बालू का स्तूप है। ठीक, सर्वाधिक स्थिर बालू का स्तूप कौन सा है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। उसके बाद अपन देखते हैं अनुदैर्घ्य या फिर रेखीय बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप? अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप। रेखीय बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। तो रेखीय बालू का स्तूप की क्या विशेषता है? इसका की पॉइंट है समानांतर। क्या है? समानांतर। बरखान का देखा अपनों ने, बरखान का क्या था? अर्धचंद्राकार आकृति। अनुप्रस्थ का क्या था? समकोण। ये इनके क्या है? की पॉइंट है। ठीक, समानांतर। पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण कैसे हो? समानांतर हो। ठीक, जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के कैसे हो? समानांतर होता है तो निर्मित स्थलाकृति अनुदैर्घ्य या फिर रेखीय बालू का स्तूप कहलाएगी। अब अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं, लेकिन अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं, और अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप सर्वाधिक का पाए जाते हैं? जैसलमेर में। अब इसकी बात करें अपन कि पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण कैसे हो रहा है? पवन की दिशा के समानांतर हो रहा है। ठीक, ये निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाएगी? अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप। ठीक, ये जो सॉइल जो मिट्टी है, यहाँ पर मिट्टी का निक्षेपण जमाव कैसे हो रहा है? समानांतर हो रहा है, पवन की दिशा के समानांतर। ठीक, यह बालू का स्तूप कहाँ पर? लूनी, जवाई और घग्गर बेसिन में के पास भी पाए जाते हैं। ठीक, अभी अपन क्या पढ़ना है? शुष्क मरुस्थल। ये हो गई अपने अरावली,
ये अपने शुष्क मरुस्थल पढ़ रहे हैं अपन। उसके बाद अपन जब अर्धशुष्क मरुस्थल पढ़ेंगे तो अर्धशुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये लूनी नदी वाला पार्ट हो जाएगा, लूनी बेसिन, नागौर वाला पार्ट हो जाएगा, नागौरी उच्च भूमि अपलैंड पार्ट है। उसके बाद शेखावटी अंतर्प्रवाह क्षेत्र, और ये घग्गर बेसिन हो जाएगा, घग्गर नदी वाला पार्ट, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, सीकर चूरू झुंझुनू वाला नए वाला पार्ट हो जाएगा। और ये जो बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप लूनी, जवाई और घग्गर बेसिन के पास भी पाए जाते हैं। लूनी, जवाई और घग्गर बेसिन के पास भी ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक, तो ओवरऑल आपको इतनी बातें याद रखनी है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि कौन से पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप अपन ने देखा था। अपन ने देखा बरखान में क्या होती है, पवन की दिशा किधर होती है, पवन की दिशा होती है उत्तल ढाल की ओर। कहाँ पर, उत्तल ढाल की ओर। ठीक, उत्तल ढाल क्या होता है, पवन मुखी ढाल होता है। कौन सा ढाल होता है, पवन मुखी ढाल होता है। ठीक, ये क्या हो गया, बरखान। ये हो गया अपने ओवरऑल बरखान। ये क्या हो गया, बरखान। पवन की दिशा उत्तल ढाल की ओर होती है और पवन मुखी ढाल कहलाता है। ये वाला ढाल अपने पवन विमुखी ढाल हो गया जो अवतल ढाल है। ठीक, लेकिन जब इसके विपरीत बालू का स्तूप बन जाए, ठीक, ये जो बरखान है इसकी जब पवन की दिशा क्या हो जाए, बरखान के विपरीत हो जाए। ठीक, इसके विपरीत अगर पवन की दिशा आएगी, कौन से ढाल की ओर, अवतल ढाल की ओर। कौन से ढाल की ओर पवन आ रही है यहां पर, पवन आ रही है यहां पर अवतल ढाल की ओर। ठीक है, अवतल ढाल की ओर। तो अवतल ढाल कौन सा ढाल है, पवन मुखी ढाल है। यहाँ पर बरखान में कौन सा ढाल था, पवन मुखी ढाल। पवन मुखी ढाल था बरखान में उत्तल ढाल, उत्तल ढाल था पवन मुखी ढाल। पवन का मुख जिस ओर रहता है, ठीक, पवन मुखी ढाल। पवन मुखी ढाल यहाँ पर कौन सा है, अवतल ढाल पर है। ठीक, और ये उत्तल ढाल की ओर पवन विमुखी ढाल हो जाएगा। और ये जो स्थलाकृति बनेगी इसको बोलेंगे पैराबोलिक, पैराबोलिक या फिर परवलयिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप। ठीक, अगर अपन देखते हैं कि इसको ऐसे बना दिया अपनों ने, बरखान है, लेकिन इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं। अगर पवन की दिशा फिर भी उत्तल ढाल की ओर रही तो ये भी बरखान कहलाएगा। ठीक, तो अपनों को कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे से अर्धचंद्राकार आकृति यूं बने, चाहे से अर्धचंद्राकार आकृति यूं बने, लेकिन पवन की दिशा जब उत्तल ढाल की ओर रहेगी तो वो क्या रहेगा, ओवरऑल अपने ओवरऑल क्या हमेशा क्या रहेगा, बरखान रहेगा। ठीक, लेकिन जब पवन की दिशा अवतल ढाल की ओर हो तो पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप हो जाएगा वो। ठीक, चाहे से बालू का स्तूप इस टाइप से बने, पवन की दिशा हो अवतल ढाल की ओर, तो ये क्या हो जाएंगे अपने पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप हो जाएंगे। ठीक, पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, पैराबोलिक बालू का स्तूप बरखान के विपरीत तथा हेयरपिन आकृति में बनते हैं। ठीक, पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप है क्योंकि इनका विस्तार सभी मरुस्थलीय जिलों में है। ठीक, तो पैराबोलिक बालू का स्तूप जो है राजस्थान में क्या है, सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं अपने। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद बरखान, ये अपनों ने पढ़ा था, बरखान पवन की दिशा उत्तल ढाल बरखान। अब पवन की दिशा में जब परिवर्तन होगा अवतल ढाल की ओर पवन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये पैराबोलिक बालू का स्तूप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अपन जब सीफ बालू का स्तूप की बात करें, कौन सा बालू का स्तूप, सीफ बालू का स्तूप। ठीक, सीफ बालू का स्तूप जब बरखान के निर्माण के दौरान, ये बरखान है, बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, पवन की दिशा क्या हो जाती है, हल्की सी चेंज हो जाती है, तो निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाती है, सीफ बालू का स्तूप। जब बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन होता है और बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। ठीक, एक भुजा क्या होती है इसकी, आगे की ओर बढ़ जाती है, चाहे से यूं बढ़े चाहे से यूं बढ़े। पवन की दिशा अगर इधर आ जाती है तो ये वाली भुजा आगे की ओर बढ़ जाएगी, और पवन की दिशा इधर होगी तो ये वाली भुजा आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाएगी, सीफ बालू का स्तूप कहलाएगी। जब बरखान के निर्माण के दौरान, ठीक, जब बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में क्या होता है, पवन की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तब बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है जिससे निर्मित स्थलाकृति, बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है जिससे निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाती है, सीफ बालू का स्तूप कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ये बरखान है,
पवन की दिशा इधर है। उसके बाद में अपन ने देखा पवन की दिशा इधर होगी तो ये पैराबोलिक बालू का स्तूप हो जाएगा। उसके बाद में ये समकोण पे अगर बने, समकोण पे अगर स्थलाकृति बनती है तो वो हो जाएगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप जब पवन की दिशा के समानांतर कोई स्थलाकृति बनती है, ठीक। उसके बाद में अपन देखते हैं ये एक भुजा अगर आगे की ओर बढ़ जाती है, बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन होता है और बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है तो निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाती है? शीफ बालू का स्तूप कहलाती है, ठीक। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें समकोणीय बालू का स्तूप, समकोणीय बालू का स्तूप, ठीक है। कौन से बालू का स्तूप देख रहे हैं अपन? समकोणीय बालू का स्तूप। तो समकोणीय बालू का स्तूप कौन कौन से हैं? अभी जितने भी अपनों ने बालू का स्तूप पढ़े हैं जिसमें से समकोणीय बालू का स्तूप की बात करें तो डेफिनेशन में किसके था समकोण? समकोण अपनों ने डेफिनेशन में देखा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जब अपन देख रहे थे, ठीक, अपनों ने देखा था पवन की दिशा के समानांतर नहीं बनते हैं, ये पवन की दिशा के 90 डिग्री कोण पे या समकोण पे बनते हैं, ठीक। तो ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हो जाएंगे। तो समकोणीय बालू का स्तूप अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि समकोणीय बालू का स्तूप कौन कौन से हैं, तो अपनों को पता है अनुप्रस्थ तो है ही है, ठीक। उसके साथ में जो अपने बरखान बनता है, बरखान का अधिकतर भाग क्या रहता है? समकोण पर ही रहता है। तो ये अपने क्या हो जाएगा? बरखान भी क्या हो जाएगा? समकोणीय बालू का स्तूप हो जाएगा। इसको ऐसे याद रखने के ये है ये ट्रिक कि ये अपने क्या है, अधिकतर भाग समकोण पे होता है, इस टाइप से। अब बरखान अगर समकोणीय बालू का स्तूप है तो इसके विपरीत बनने वाला बालू का स्तूप जो पैराबोलिक बालू का स्तूप होगा वो भी क्या होगा? समकोणीय बालू का स्तूप हो जाएगा। और अगर स्थानांतरी बालू का स्तूप की बात करें तो ऐसे बालू का स्तूप अपनों ने देखे कौन सा था? अनुदैर्घ्य, जिसकी डेफिनेशन में था समानांतरी, स्थानांतरी नहीं, समानांतरी। कौन सा? समानांतरी। तो समानांतरी बालू का स्तूप पवन की दिशा के समानांतर कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? अनुदैर्घ्य या रेखीय। तो अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप कैसे हो जाएंगे अपने? ये समानांतरी बालू का स्तूप, ठीक है। उसके बाद में जब ये पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, ठीक, अनुदैर्घ्य या रेखीय। लेकिन जब बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा क्या होगी? परिवर्तन हो जाएगी और एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाएगी तो निर्मित स्थलाकृति ये बालू का शीफ बालू का स्तूप कहलाती है। शीफ बालू का स्तूप भी अपने कौन से हो जाएंगे? समानांतरी बालू का स्तूप, क्योंकि इसका अधिकतर पार्ट पवन की दिशा के समानांतरी माना जाता है, ठीक। उसके बाद तारानुमा बालू का स्तूप की बात करें, कौन से बालू का स्तूप? तारानुमा बालू का स्तूप। जब पवन की अनियमित हवाएं चलती है, क्या चलती है? अनियमित हवाएं चलती है। निर्माण तारानुमा बालू का स्तूप का कैसे होता है? अनियमित हवाओं के कारण। जब पवन की दिशा तो परिवर्तन होती ही है, लेकिन पवन जब अनियमित हवाएं चलती है, कैसी चलती है? अनियमित हवाएं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, 3 या 3 से अधिक भुजा वाले, कैसे? ये 1 2 3 4 5 भुजा है, लेकिन अगर 3 भुजा होगी तो भी तारानुमा बालू का स्तूप कहलाएंगे। क्या 2 भुजा वाले बालू का स्तूप तारानुमा कहलाएंगे? ये कहीं से कहीं तक तारानुमा नहीं है, ठीक। 3 भुजा वाले अपने बालू का स्तूप तारानुमा कहला सकते हैं, ठीक। ये पवन की दिशा इधर से और इधर से आएगी, ठीक। तो अनियमित हवाओं से बनने वाले बालू का स्तूप जिनमें 3 या 3 से अधिक भुजा होती है और ऐसी स्थलाकृति तारानुमा बालू का स्तूप कहलाती है, ठीक। यह बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर और सूरतगढ़ अपने श्रीगंगानगर और बीकानेर में पाए जाते हैं, ठीक। ये कौन से? तारानुमा बालू का स्तूप, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं तारानुमा बालू का स्तूप के बाद में अपन देखते हैं स्रबकापीस बालू का स्तूप। कौन से बालू का स्तूप? स्रबकापीस बालू का स्तूप। कौन से? स्रबकापीस बालू का स्तूप, ठीक। कौन से? स्रबकापीस बालू का स्तूप। स्रबकापीस बालू का स्तूप कौन से होते हैं? जब मरुस्थल में जो छोटी झाड़ियाँ होती है, कौन सी झाड़ियाँ? छोटी झाड़ियाँ, उनके पास में बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? स्रबकापीस बालू का स्तूप कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें, मरुस्थल में झाड़ियों के पास निर्मित छोटे बालू का स्तूप। कौन से? छोटे बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? स्रबकापीस बालू का स्तूप कहते हैं। तो ये छोटी झाड़ियाँ होगी, इसके पास में बनने वाले
बालू का स्तूप, सरबकापिस बालू का स्तूप। ये कौन सा बालू का स्तूप है? सरबकापिस। मरुस्थल में झाड़ियों के पास निर्मित छोटे बालू का स्तूप सरबकापिस बालू का स्तूप कहलाता है। यह बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर चारों जिले इसमें आ जाएंगे। ठीक, इन बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? नेबखा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या है? नेबखा। नेबखा बालू का स्तूप किन बालू का स्तूप को कहा जाता है? सरबकापिस बालू का स्तूप को नेबखा भी कहा जाता है। इसके बाद में अपन नेटवर्क बालू का स्तूप की बात करें। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क किसी चीज़ का ऐसा नेटवर्क होता है, जाल होता है, जाल को क्या बोलते हैं? नेटवर्क। तो नेटवर्क बालू का स्तूप की बात करें तो एक दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? नेटवर्क बालू का स्तूप। या फिर ये अपन मतलब क्या होता है? बालू का स्तूपों का क्या होता है? एक तरीके से जाल होता है। क्या होता है? नेटवर्क होता है। एक दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? नेटवर्क बालू का स्तूप। ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। इसमें आपको बाड़मेर नहीं लिखना है, अपने सरबकापिस में बाड़मेर भी ऐड है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। ठीक, और ये नेटवर्क बालू का स्तूप में जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। और एक और बालू का स्तूप है अवरोधी बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप? अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोध से ही पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ अवरोध होगा तब बनेंगे ये बालू का स्तूप। तो अरावली के पर्वतों के अवरोध से उत्पन्न, अब अरावली पर्वतमाला है, ये अपने क्या है? राजस्थान में यहाँ पर अरावली है। अब जब यहाँ से पवनें चलती है और यहाँ पर जो पर्वत है उसके बड़े बड़े पर्वत है, तो अरावली के पर्वतों के अवरोध से उत्पन्न बालू का स्तूप क्या कहलाएंगे? अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। मुख्यतः कहाँ पर है? पुष्कर में, अजमेर के इस वाले पार्ट में, यहाँ पर पुष्कर में क्या हो जाएंगे? ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन से? अवरोधी बालू का स्तूप। ये अपनों ने देख लिए बालू का स्तूप के प्रकार। लगभग सारे बालू का स्तूप के प्रकार हो चुके हैं। ठीक, तो अपनों ने देखा था बरखान के बाद अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ के बाद अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य या रेखी बालू का स्तूप। ठीक, उसके बाद में अपनों ने देखा परवलयिक बालू का स्तूप। उसके बाद में अपनों ने देखा सीफ बालू का स्तूप, और फिर देखा सरबकापिस बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, और अपनों ने देखा अवरोधी बालू का स्तूप। उसके बाद में शुष्क मरुस्थल पूरा होने के बाद अपन क्या पढ़ रहे हैं? मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से अपनों ने क्या किया था? दो पार्ट में डिवाइड किया था, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक, मरुस्थल दो पार्ट में डिवाइड किया था अध्ययन की दृष्टि से। शुष्क मरुस्थल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया था, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। ठीक, तो ये पूरा पढ़ने के बाद अपन पढ़ रहे हैं मरुस्थल भौतिक प्रदेश में। मरुस्थल में अपन ने देखा शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, 1 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। ठीक, अर्धशुष्क मरुस्थल 75,000 वर्ग किलोमीटर और 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक, उसके बाद मरुस्थल में शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से दो पार्ट में डिवाइड किया, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.5% और ये 58.5%। ठीक, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्यों? क्योंकि यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं और ये पथरीला मरुस्थल पाया जाता है और हमारा का उदाहरण है। और ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर क्या है? मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है और निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाती है? बालू का स्तूप कहलाती है। अलग अलग बालू का स्तूप के प्रकार देखे। उसके बाद अपन अब अर्धशुष्क वाले पार्ट पे आ जाते हैं। मरुस्थल का ये अर्धशुष्क वाला पार्ट, इसकी डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर। शुष्क मरुस्थल ये क्या है? यहाँ पर 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर। ठीक, 25 सेंटीमीटर ये पार्ट हो गया। और अरावली क्षेत्र 50 सेंटीमीटर, अरावली क्षेत्र ये हो गया 50 सेंटीमीटर। इसके बीच के मध्य स्थित भूभाग को क्या कहते हैं? अर्धशुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थल का एक और नाम आपको क्या करना है? याद रखना है, बांगड़ प्रदेश। क्योंकि ये बांगड़ प्रदेश के नाम से 2024 वाले जो आरएस के प्री एग्जाम में ये आपके एक स्टेटमेंट दिया था, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर व अरावली क्षेत्र 50 सेंटीमीटर के मध्य स्थित भूभाग को क्या कहते हैं? अर्धशुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। ठीक, तो अर्धशुष्क मरुस्थल का एक और नाम आपको बांगड़ प्रदेश भी याद रखना है, अर्धशुष्क मरुस्थल, बांगड़ प्रदेश। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र शुष्क मरुस्थल और ये 50 सेंटीमीटर ये वाला पार्ट हो गया लगभग
ठीक, इसको कह देते हैं 25 से 50 के बीच वाला पार्ट क्या हो गया, अर्धशुष्क मरुस्थल हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, विस्तृत है। ठीक, तो ये अर्धशुष्क मरुस्थल पढ़ रहे हैं अपन। मरुस्थल को दो पार्ट में डिवाइड करा था, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क में अपनों ने बालू का स्तूप मुक्त देख लिए, बालू का स्तूप युक्त देख लिए, और अब अपन अर्धशुष्क की बात करें तो अर्धशुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से अपन क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अध्ययन की दृष्टि से अर्धशुष्क मरुस्थल को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। अपन नहीं, मतलब ऐसे बांटा जाता है। कौन कौन से पार्ट है, अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भाग में बांटा जाता है। कौन कौन से है, ये लूनी नदी आती है अपने नाग पहाड़ी अजमेर से, तो ये लूनी बेसिन हो जाएगा। यहाँ घग्गर नदी आती है, घग्गर बेसिन हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद ये नागौर वाला क्षेत्र है, अपलैंड पार्ट है, नागौरी उच्च भूमि, और शेखावती थोड़ा डाउनलैंड पार्ट है, तो शेखावती अंतः प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, ये 4 पार्ट हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो अपन ओवरऑल इसकी चर्चा करेंगे, इनके अलग अलग अपन इनकी विशेषताएं देखेंगे। लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र और घग्गर बेसिन। लूनी बेसिन की बात करें तो लूनी बेसिन को क्या कहते हैं, गोडवाट बेसिन भी कहा जाता है। ये इसका नाम आपको एक और नाम याद रखना है। लूनी बेसिन, गोडवाट बेसिन क्या है, एक ही है। ठीक, लूनी बेसिन को क्या कहते हैं, गोडवाट बेसिन भी कहते हैं। ठीक, और अर्धशुष्क प्रदेश को बांगड़ प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धशुष्क प्रदेश को बांगड़ प्रदेश कहते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल को बांगड़ प्रदेश कहते हैं। ठीक, तो अपन बात कर रहे हैं लूनी बेसिन की, जो क्या है, अर्धशुष्क का क्या है, एक उपक्षेत्र है। कौन सा, लूनी बेसिन। लूनी बेसिन को गोडवाट बेसिन भी कहा जाता है, जिसका विस्तार कहाँ पर, पाली, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। ये आपको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये आरएस के प्री में दूसरा स्टेटमेंट था। ठीक, पहला स्टेटमेंट और दूसरा ये स्टेटमेंट था। ठीक, इसका विस्तार पाली, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। ये राजस्थान, ये अरावली, और ये शुष्क मरुस्थल, ये अर्धशुष्क मरुस्थल का ये वाला पार्ट क्या है, लूनी बेसिन। ये वाला पार्ट क्या है, लूनी बेसिन। अब लूनी बेसिन में अपने आप पता है क्या, कौन कौन से हैं यहाँ पर, पाली, ये हो गया पाली, इधर यहाँ पर हो गया जालोर, बाड़मेर और जोधपुर आंशिक। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पाली, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में क्या है, लूनी बेसिन विस्तृत है। विशेषता क्या है लूनी बेसिन की, लूनी बेसिन में नेहड़ रन पाए जाते हैं। कौन से रन का क्या मतलब होता है, लवणी और दलदली भूमि को रन, टाट या डाड़ कहते हैं। ठीक, तो रन अपनों को ये आगे आएगा वैसे, लेकिन नेहड़ रन अगर यहाँ पे नेहड़ रन आ ही गया है तो अपनों को पता होना चाहिए कि नेहड़ रन क्या है, दलदली अनुपजाऊ भूमि है। ठीक, तो ये लूनी बेसिन में जालोर जिले में स्थित है। कौन से जिले में, जालोर जिले में स्थित है। ठीक, ये सांचौर, जालोर, ये पूरा जालोर, सांचौर अलग जिला बनाया था लेकिन वर्तमान में कैंसिल कर दिया, अभी जालोर ही है वर्तमान में पूरा ही। ठीक, तो लूनी बेसिन, नेहड़ रन, यह लूनी बेसिन में जालोर जिले में स्थित है। क्या, नेहड़ रन कहाँ पर स्थित है, लूनी बेसिन में जालोर जिले में स्थित है। इस बेसिन में क्या, लवणी पादप पाए जाते हैं। ठीक, लवणी पादप जो है बालोतरा, बाड़मेर में पाए जाते हैं। ठीक, बालोतरा, बाड़मेर में पाए जाते हैं। ठीक, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब सेकंड अपन अर्धशुष्क मरुस्थल का सेकंड पढ़ते हैं, क्या, नागौरी उच्च भूमि। सेकंड ये वाला पार्ट हो जाएगा, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि का विस्तार नागौर, डिडवाना और आंशिक का है, अजमेर में है। आंशिक रूप से अजमेर में है, यहाँ पर नागौर में है और डिडवाना में है। ठीक, तो अपन इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर नागौरी उच्च भूमि में क्या है, कुबड़िया बांका पट्टी है। क्या है, कुबड़िया बांका पट्टी। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नागौर व अजमेर के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नागौर और अजमेर के बीच में स्थित है। यहाँ फ्लोराइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। पानी में क्या है, फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे क्या होती है, फ्लोरोसिस बीमारी होती है, जिसको पीने से वहाँ के लोगों में क्या होती है, फ्लोरोसिस बीमारी होती है। हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं या फिर टेढ़ी हो जाती हैं, और गर्दन के पास की जो हड्डी है उसका कुबड़ की तरह निकल जाना। ठीक, और इस क्षेत्र में क्या है, लवणी व खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है। ये आरएस प्री 2024 में दूसरा स्टेटमेंट था। ठीक, तो आपको ये एग्जैक्ट चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक, जब जाके आपका क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व होगा। ठीक, आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ में आपको थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच भी रखनी है कि कैसे क्या हो रहा है, डेफिनेशन वगैरह, और ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो नागौरी उच्च भूमि में क्या, लवणीय व खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र की।
ठीक, कौन सा? शेखावटी अंतर प्रवाह क्षेत्र। ये क्या है? अर्धशुष्क का ही पार्ट है शेखावटी अंतर प्रवाह क्षेत्र। अपन शुष्क मरुस्थल पढ़ लिया, उसके बाद अर्धशुष्क मरुस्थल देख रहे हैं। उसमें अपनों ने देखा लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी अंतर प्रवाह क्षेत्र और घग्गर बेसिन। 4 पार्ट अपनों को देखने हैं। ये अपने शुष्क मरुस्थल हो जाएगा, ये अरावली हो जाएगी। ठीक, राजस्थान में लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी अंतर प्रवाह क्षेत्र और घग्गर बेसिन। ठीक, तो ये लूनी बेसिन देख लिया, नागौरी उच्च भूमि देख ली। अब शेखावटी अंतर प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो शेखावटी अंतर प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका विस्तार सीकर, चूरू, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक, तीनों जिलों में है। ठीक, विशेषताओं की बात करें तो ये एक टर्म आती है क्या? जोहड़। जोहड़ क्या है? शेखावटी में पानी के कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़। शेखावटी में पानी के कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि जोहड़ क्या चीज़ है। जोहड़ राजस्थान ज्योग्राफी में कहीं पे भी जोहड़ आएगा तो आपको याद रखना है जोहड़ क्या है? पानी के कच्चे कुएं हैं, और शेखावटी में पानी के कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। ठीक, तोरावटी की बात करें तो तोरावटी क्या है? कांतली नदी जो है, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को, जो ड्रेनेज एरिया है, ठीक, अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावटी कहते हैं। तोरावटी, यहाँ पर क्या तंवर वंश का शासन भी रह चुका है। ठीक, तो इसका विस्तार अपने सीकर और झुंझुनू में है। इसमें चूरू अपना को ऐड नहीं करना है। शेखावटी में अपने सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों आएंगे, लेकिन तोरावटी में सीकर और झुंझुनू। सर की बात करें, सर क्या है? शेखावटी में मानसून में बनने वाले पानी के तालाब को क्या कहते हैं? सर। ठीक, शेखावटी में, कहाँ पर? शेखावटी में सर। ठीक, शेखावटी में आप लोगों को 4 टर्म याद रखनी है। जोहड़, पानी के कच्चे कुएं, तोरावटी, कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र, सर। शेखावटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब, सर। अब सर की बात करें अगर तालाब की, तो इनके संरक्षण का प्रयास किसने किया? कि संरक्षण का प्रयास किया राजेंद्र सिंह जी ने। और राजेंद्र सिंह जी को जोहड़े वाले बाबा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने तालाब का संरक्षण किया है। जोहड़े वाले बाबा बोलते हैं इनको, और के नाम से जाना जाता है। और रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिल चुका है। और बीड़ एक टर्म आती है, बीड़। बीहड़ अपनों ने देखा था, चंबल एवं बीहड़ प्रदेश, जब अपन प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार अपनों ने देखा था व्यक्तिगत वर्गीकरण भौतिक प्रदेशों का, जिसमें अपनों ने देखा था नहरी प्रदेश और शुष्क, अर्धशुष्क, अरावली, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और हाड़ौती या फिर बीहड़। तो यहाँ पर अपनों ने देखा था बीहड़, तो बीहड़ चंबल से रिलेटेड है, चंबल नदी से। चंबल नदी द्वारा जो उत्खात स्थलाकृति होती है उसको क्या कहते हैं? बीहड़। लेकिन जब बीड़ अगर आ जाए, बीड़, तो बीड़ क्या है? शेखावटी में आता है। और बीड़ क्या है? शेखावटी में चारागाह भूमियों को क्या कहते हैं? बीड़। जैसे बीड़े बोलते हैं ना, बीड़े जहाँ पे गायें और ये अपने मवेशी चरते हैं, तो बीड़, बीड़े, या फिर ये क्या हो जाएगा? बीड़ हो जाएगा। इसमें ये वाली ना बड़ी वाली मात्रा आएगी। ठीक, बीड़। ठीक, बीड़ क्या है? शेखावटी में चारागाह भूमियों को बीड़ कहा जाता है। तो ये चारों टर्म आपको याद रखनी है। कहाँ पर है? शेखावटी में। जोहड़, शेखावटी में पानी के कच्चे कुएं, तोरावटी, कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र, विस्तार सीकर, झुंझुनू, सर, शेखावटी में मानसून बनने वाले तालाब, और बीड़, शेखावटी में चारागाह भूमियों को बीड़ कहा जाता है। ठीक, उसके बाद में अपन देखें तो घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन अपने को पता है गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसका क्या है? विस्तार है। गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक, घग्गर नदी में ज्यादा प्रवाह होने पर यह पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है, ये याद रखना है। उसके बाद में विशेषता की बात करें घग्गर बेसिन की, नालिया पाट टर्म आती है इसमें। नालिया पाट क्या है? हनुमानगढ़ में घग्गर नदी को क्या कहते हैं? नालिया पाट। नाली या पाट, पाट ऊंचा उठा हुआ भाग है और नीचे निचला भाग क्या है? नाली। तो नाली या पाट, जब घग्गर नदी जाती है ये नाली, नाली बड़े नाले की तरह जाती है, और ये ऊंचा उठा भाग पाट। ठीक, तो ये नालिया पाट कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी को क्या कहते हैं? नालिया पाट कहते हैं। काठिया बग्गी की बात करें, घग्गर बेसिन की चिकनी और उपजाऊ मिट्टी को, किसको? चिकनी और उपजाऊ मिट्टी क्या कहलाती है? काठिया बग्गी कहलाती है। और यहाँ पर प्रमुख उत्पादित फसलें कौन कौन सी है? गेहूं, चावल, गन्ना और कपास। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है किसकी? घग्गर बेसिन के बारे में। नालिया पाट अगर टर्म आ जाए तो ये घग्गर बेसिन से रिलेटेड है। क्या है? हनुमानगढ़ में घग्गर नदी को नालिया पाट कहते हैं। काठिया बग्गी अगर आ जाए तो घग्गर बेसिन की चिकनी उपजाऊ मिट्टी को काठिया बग्गी कहते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आप लिख के देखना, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश में अंतर। ठीक, तो शुष्क प्रदेश अपने को पता है 0 से 25 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र क्या है? अर्धशुष्क प्रदेश। और इनके अपने को इसमें क्या है? अंतर बताना है। ठीक, उसके बाद में अपन देखते हैं
अपन देखते हैं मरुस्थल। मरुस्थल का अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है मरुस्थल के? ये तो अपने भौतिक प्रदेश देख लिए, ये देखा राजस्थान, राजस्थान में ये अरावली हो गई, ये शुष्क मरुस्थल, ये अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को दो पार्ट में, बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप युक्त, और अर्धशुष्क मरुस्थल में लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी अंतर्प्रवाह क्षेत्र, और ये घग्गर बेसिन। ठीक, ये वाला पार्ट, और ये अरावली, और ये अरावली के बाद पूर्वी मैदान, और ये हाड़ौती। ठीक, तो अपन मरुस्थल ही देख रहे हैं अभी तक। मरुस्थल में अपन देख रहे हैं मरुस्थल का अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखने के बाद मरुस्थल का महत्व देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है मरुस्थल की। अब मरुस्थल के अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखते हैं प्लाया या फिर खड़ीन झील। ये RS प्री में क्वेश्चन था। खड़ीन कृषि, खड़ीन कृषि कहाँ पर की जाती है? जैसलमेर में। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आपके एज इट इज आपको RS प्री 2024 में मिल जाएगा। ठीक, मरुस्थल के अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट में अपन देख रहे हैं प्लाया या खड़ीन झील। प्लाया क्या चीज है? अस्थायी पानी की झील है। प्लाया क्या है? पानी की झील है, अस्थायी पानी की झील। कहाँ पे? मरुस्थल में। मरुस्थल में अस्थायी पानी की झील प्लाया। और खड़ीन झील की बात करें तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित झीलें हैं खड़ीन झील। जल संरक्षण की टेक्निक में भी अपन इसको देखेंगे। तो मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलों को क्या कहते हैं? प्लाया। ठीक, उसके बाद पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित झीलों को खड़ीन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित झीलों को क्या कहते हैं? खड़ीन। और यहाँ पर क्या होती है? खड़ीन कृषि भी होती है तो जैसलमेर में। तो आपको ये तीनों चारों चीजें याद रखनी है। प्लाया और खड़ीन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। ठीक, मरुस्थल में। प्लाया क्या चीज है? अस्थायी पानी की झील है। खड़ीन क्या है? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित झीलें हैं। ठीक, उसके बाद में अपन देखते हैं रन, टाट या डाढ़। ठीक, नेहड़ रन अपन देखा था लूनी बेसिन में। नेहड़ क्या था? वो रन था। ठीक, रन, टाट या डाढ़, इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? मरुस्थल में लवणीय, दलदली और अनुपजाऊ भूमि व झीलों को क्या कहते हैं? रन, टाट या डाढ़ कहते हैं। कुछ भी कह दो तीनों में से। ठीक, रन, टाट या डाढ़। ठीक, ये क्या है? लवणीय, दलदली एवं अनुपजाऊ भूमि। ठीक, लवणीय, दलदली, अनुपजाऊ भूमि। क्यों है लवणीय? क्योंकि यहाँ पर क्या है? इसके अंदर क्या माइकाशिस चट्टानें पाई जाती हैं जो खारेपन को रिलीज करती है ऊपर की ओर। ठीक, तो रन, टाट या डाढ़ क्या है? मरुस्थल में लवणीय, दलदली और अनुपजाऊ भूमि व झीलों को क्या कहते हैं? रन, टाट या डाढ़। ठीक, ये हो जाएगा। माइकाशिस चट्टानें, ये वाला टर्म याद रखनी है। राजस्थान में सर्वाधिक रन कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर और बाड़मेर में। ठीक, जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक रन पाए जाते हैं राजस्थान में। ठीक, राजस्थान के प्रमुख रन, चूरू की बात करें तो चूरू में ताल छापर रन और परिहारा या परिहारा। ठीक, चूरू इस जगह, यहाँ पर ताल छापर रन अगर एग्जाम में आ जाए तो कहाँ पर है? चूरू में। परिहारा या फिर परिहारा रन अगर आ जाए, या फिर रन की जगह टाट लिखा हुआ आ जाए, या फिर डाढ़ लिखा हुआ आ जाए, तो ये क्या है? सेम ही चीज़ें तीनों। ठीक, ये कहाँ है? चूरू में। परिहारा या परिहारा, ताल छापर रन चूरू, फलोदी या बाप रन फलोदी में। ठीक, ये आपको याद रखना है। फलोदी रन एज इट इज फलोदी है तो ये तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। बाप रन कहाँ है? फलोदी में। तो ये आपको याद रखना है। जैसलमेर की बात करें, भाकरी रन, पोखरण रन जैसलमेर में। बाड़मेर में कौन सा रन है? थोब रन। तो आपको ये याद रखना है। चूरू में ताल छापर, परिहारा, फलोदी में बाप रन, जैसलमेर में भाकरी, पोखरण और बाड़मेर में थोब रन। ठीक, रन क्या चीज़ है? याद है? मरुस्थल में लवणीय, दलदली और अनुपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? ये झीलों ये या फिर भूमि को क्या कहते हैं? रन, टाट या डाढ़ कहते हैं। उसके बाद में तीसरा अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जलपट्टी या लाठी सीरीज। क्या देखते हैं? जलपट्टी या लाठी सीरीज। कहाँ पे? मरुस्थल में ही देख रहे हैं। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में मरुस्थल में जलपट्टी या लाठी सीरीज कहाँ पे है? जलपट्टी मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में। मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में। दोनों का जो ये है अपने दोनों की डिस्टेंस कितनी है? 120 किलोमीटर। लेकिन इसके बीच में जो 60 किलोमीटर का एरिया ऐसा है, जलपट्टी या लाठी सीरीज बोलते हैं जिसको। यहाँ पर सेवन मतलब यहाँ पर क्या है? पानी अंदर पाया जाता है। जलपट्टी या लाठी सीरीज है। ठीक, और यहाँ पर चांदन नलकूप भी है जिसको क्या बोलते हैं? थार का घड़ा बोलते हैं। ठीक, तो ये वाली टर्म भी आपको याद रखनी है। तो आपको एक एक टर्म क्या है? याद रखनी है। तो
जलपट्टी या लाठी सीरीज मरुस्थल में पढ़ते हैं अपन। जलपट्टी या लाठी सीरीज कहाँ पर है? मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में है। कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है? 60 किलोमीटर। पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में है। इस क्षेत्र में क्या है? सेवण घास अधिक पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? सेवण घास पाई जाती है इस क्षेत्र में, जो गोडाउन की शरणस्थली भी कहा जाता है इसको। ठीक, उसके बाद में चांदन नलकूप भी यहाँ पे, जिसे थार का खड़ा कहते हैं। राजस्थान की दूसरी जलपट्टी बायातो बाड़मेर से सांचौर जालोर तक है। ठीक, दूसरी जलपट्टी अगर एग्जाम में आ जाए तो बायातो बाड़मेर से सांचौर जालोर के बीच में है। ठीक, ये जलपट्टी या लाठी सीरीज की अगर एग्जाम में पूछे जलपट्टी आ जाए या फिर लाठी सीरीज लिखा हुआ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में 60 किलोमीटर वाला एरिया है। चांदन नलकूप यहाँ पे है, जिसे थार का गढ़ा कहते हैं। सेवण घास पाई जाती है यहाँ पर, जिसे गोडाउन की शरणस्थली कहते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क की अगर अपन बात करें, आकलवुड फॉसिल पार्क का है जैसलमेर में। मरुस्थल के अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं तो ये आकलवुड फॉसिल पार्क भी ऑब्वियसली कहाँ होगा? तो अपने ये जैसलमेर में है। स्थिति क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। जीवाश्म का क्या है? ये आकलवुड फॉसिल पार्क क्या चीज है? क्या है? वुड, लकड़ी के क्या है? फॉसिल, जीवाश्म है। ठीक, क्या है? लकड़ी के जीवाश्म। ठीक, आकलवुड फॉसिल पार्क। स्थिति की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। ठीक, जीवाश्म का निर्माण काल, इन जीवाश्म का निर्माण काल कब के हैं? मतलब ये 18 करोड़ वर्ष पूर्व के। कब के? 180 मिलियन वर्ष पूर्व के। ठीक, जुरासिक काल जिसको बोलते हैं, जुरासिक काल, ये अपने डायनासोर वाला काल लगभग। ठीक, जीवाश्म का निर्माण मतलब इन लकड़ियों का निर्माण काल कब का माना जाता है? जुरासिक काल, 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 180 मिलियन वर्ष पूर्व। लकड़ी के ये जीवाश्म भारत में, पूरे भारत में और पूरे राजस्थान के क्या है? सबसे प्राचीनतम है। ठीक, सबसे प्राचीनतम कौन से है? आकलवुड है। ठीक, और ये आकलवुड फॉसिल पार्क का है अपने जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। ठीक, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। मरुस्थल के अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में एक और टर्म आती है बाप बोल्डर क्ले। बाप बोल्डर क्या है? हिमानी के द्वारा या हिमनद के द्वारा जमा किए गए अवसाद। ठीक, क्या कहलाते हैं? बड़े कंकर पत्थर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? बोल्डर, और छोटे क्ले, छोटे पार्टिकल जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? क्ले। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। बाप बोल्डर क्ले जब हिमानी या हिमनद के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, हिमानी या हिमनद के द्वारा जमा किए गए बड़े कंकड़ पत्थर क्या कहलाएंगे? बोल्डर, और बारीक अवसाद क्या कहलाएंगे? क्ले। और दोनों को संयुक्त रूप से अपन बोल्डर क्ले कह देते हैं। ठीक, हिमनद या हिमानी के द्वारा जमा किए गए बड़े कंकड़ पत्थर तथा बारीक अवसाद को बोल्डर क्ले कहा जाता है। ठीक, ये बड़े पत्थर तो बोल्डर हो जाएंगे और छोटे अवसाद या छोटे कंकड़ क्या हो जाएंगे? क्ले पार्टिकल हो जाएंगे। तो ये बाप जोधपुर में पाए जाते हैं। ठीक, स्थिति क्या है? फलोदी जोधपुर। फलोदी में अपना देखा था बाप रन था। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? अपने बाप फलोदी जोधपुर। निर्माण काल की बात करें तो पर्मो कार्बोनिफेरस काल, पर्मो कार्बोनिफेरस काल आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक, बाप बोल्डर क्ले का निर्माण काल कब का है? पर्मो कार्बोनिफेरस काल। और आकलवुड फॉसिल पार्क की बात करें तो जुरासिक काल याद रखना है आपको, 18 करोड़ वर्ष पूर्व, और ये 180 मिलियन वर्ष पूर्व भी याद रखना है। ठीक, और अपन बात कर रहे हैं जैसे बाप बोल्डर क्ले की, तो इसकी लोकेशन याद रखनी है आपको, बाप फलोदी जोधपुर। ठीक, निर्माण काल पर्मो कार्बोनिफेरस काल। और बाप बोल्डर क्ले क्या चीज़ है? हिमनद या हिमानी के द्वारा, जो ग्लेशियर होते हैं उसके द्वारा जब जमा किए गए बड़े कंकर पत्थर क्या? बोल्डर, और छोटे अवसाद या कंकर क्या है? क्ले। दोनों को संयुक्त रूप से बोल्डर क्ले कह देते हैं। ठीक, नखलिस्तान या मरुद्यान एक टर्म आती है। क्या आती है? नखलिस्तान या मरुद्यान। नखलिस्तान या मरु उद्यान, ये क्या चीज है? ये एक टर्म है। जैसे कि यहाँ क्या होना चाहिए? एक तो मरुस्थल, मरुस्थल के बीच में, मरुस्थल के बीच में क्या जल बेसिन पाए जाते हैं? जल बेसिन, और मरुस्थल के बीच में जल बेसिन पाए जाते हैं, मतलब क्या? मरुस्थल के बीच में पानी पाया जाता है। ठीक, और उसके आसपास जब वनस्पति विकसित हो जाए, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? ये वाला नखलिस्तान या मरुद्यान कहलाएगा। ठीक, मरुस्थल में ये तीनों टर्म होनी चाहिए। कौन कौन सी? मरुस्थल, वनस्पति और जल बेसिन। ठीक है, मरुस्थल, वनस्पति, जल बेसिन, तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। नखलिस्तान या मरुद्यान कहलाते हैं। ठीक, मरुस्थल में कहाँ पे? मरुस्थल में जहाँ क्या जल बेसिन पाए जाते हैं, ये होगा अपने जल बेसिन। ठीक, वहाँ वनस्पति उत्पन्न हो जाती है,
मरुस्थल में, ये हो गया मरुस्थल फर्स्ट नंबर की टर्म। सेकंड, मरुस्थल में क्या होना चाहिए, जल बेसिन, और यहाँ पर क्या वनस्पति उत्पन्न हो जाए। तो ये तीनों टर्म अगर आती है तो ये क्या कहलाएंगे अपने, नकलिस्तान या मरुद्यान। ठीक, नकलिस्तान या मरुद्यान कहते हैं। उदाहरण, इसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक, कोलायत झील, बीकानेर, गजनेर और गड़ीसर, ये आपको तीनों एग्जाम्पल याद रखने हैं। नकलिस्तान या मरुद्यान के एग्जाम्पल है। ठीक, नकलिस्तान या मरुद्यान क्या चीज़ है, मरुस्थल में जब जल बेसिन पाए जाते हैं तो उसके आसपास क्या वनस्पति विकसित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, नकलिस्तान या मरुद्यान कहते हैं। ठीक, कोलायत झील, बीकानेर, गजनेर और गड़ीसर, जैसलमेर, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक, और एक और टर्म आती है बालसन, ये तो क्या हो गया, नकलिस्तान। नकलिस्तान में तीन चीज़ें होनी चाहिए, मरुस्थल और जल बेसिन, और एक और अपने मरुस्थल, जल बेसिन और वनस्पति। ठीक, बालसन एक टर्म आती है, क्या टर्म आती है, बालसन। बालसन क्या चीज़ होती है, मरुस्थल में एक तो क्या होना चाहिए, मरुस्थल, और पहाड़ियाँ होनी चाहिए, पहाड़ियों के मध्य पाए जाने वाले जल बेसिन अथवा झीलें क्या कहलाती है, बालसन। सांबर झील इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, बालसन में क्या होना चाहिए, एक तो मरुस्थल, मरुस्थल में क्या पाए जाते हैं, पहाड़ियों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में जब जल बेसिन पाए जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं, बालसन। जो सांभर झील इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बालसन क्या चीज़ है, मरुस्थल में पहाड़ियों के बीच में पाए जाने वाले जल बेसिन। और नकलिस्तान क्या चीज़ है, मरुस्थल में जल बेसिन पाए जाते हैं और उसके आसपास वनस्पति उत्पन्न हो जाती है, तो उसको नकलिस्तान या मरुद्यान कहते हैं। ठीक, धोरे या धरियन एक टर्म आती है अपने मरुस्थल में। लहरदार जो बालू का स्तूप होते हैं, जब बालू का स्तूप का निर्माण होता है तो लहरदार जो बालू का स्तूप बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, धोरे। और गतिशील और स्थानांतरित बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, धरियन। तो ये टर्म आपको याद रखनी है। ठीक, धोरे क्या चीज़ है और धरियन क्या चीज़ है। सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, धोरे और धरियन, जैसलमेर में। ठीक, पीवड़ा, पीवड़ा की बात करें, पीवड़ा क्या चीज़ है, पीवड़ा है पीले रंग का होता है और सांप की एक प्रजाति है। क्या है, सांप की एक प्रजाति है पीवड़ा। सर्वाधिक विषैला होता है ये सांप। ठीक, सर्वाधिक का पाए जाते हैं, जैसलमेर में। ठीक, मरुस्थल का मार्च अपने देखा था, मरुस्थल का ढाल था उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल इधर की ओर गति कर रहा है तो मरुस्थल का मार्च हो जाएगा अपने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। मरुस्थल का मार्च दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, हरियाणा में अपन इसको देख लेंगे। ठीक, मरुस्थल का स्थानांतरण या गतिशील होना क्या कहलाता है, मरुस्थल का मार्च कहलाता है या फिर मरुस्थलीकरण कहलाता है। अपने पता है कि बरखान सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, और मरुस्थल के निर्माण में या मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका है, बरखान का है। तो ये आपको टर्म याद रखनी है। ये बरखान इधर से इधर गति कर रहे हैं, ठीक, पंजाब और हरियाणा, और इधर गुजरात। ठीक, तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। उसके बाद में अपन देखते हैं थार का मरुस्थल। जो अपन ने देखा था थार का मरुस्थल, जो टोटल जो थार का मरुस्थल है, संपूर्ण थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, 2,38,254 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से अपने राजस्थान में कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर अपने देखा शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क में अपने देखा 1,00,000 वर्ग किलोमीटर और 75,000 अपने अर्धशुष्क मरुस्थल। टोटल मरुस्थल की बात करें थार के मरुस्थल की तो 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। 2,38,254 वर्ग किलोमीटर क्या है, संपूर्ण थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है, जिसमें से 85% अपने भारत में है और 15% पाकिस्तान में है। 85% जो भारत में है उसका 62% कहाँ है, राजस्थान में है। मतलब कि थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। ठीक, भारत में सर्वाधिक थार के मरुस्थल वाले राज्य कौन से हैं, भारत में सर्वाधिक थार के मरुस्थल वाले राज्य फर्स्ट नंबर पे तो अपने राजस्थान 62%, उसके बाद में गुजरात, फिर हरियाणा और फिर पंजाब में सबसे कम है। ये आपको एज इट इज याद रखना है। आरोही क्रम पूछ ले, बढ़ता क्रम, तो ये रखना है आपको। ठीक, और अवरोही क्रम पूछ ले, घटता क्रम, तो आपको ये एज इट इज याद रखना है। ठीक, ये हो गया बढ़ता क्रम, ये हो गया घटता क्रम, आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम, घटता क्रम। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक है, उसके बाद फिर गुजरात, फिर हरियाणा और फिर पंजाब। ठीक है, थार का मरुस्थल। उसके बाद में अपन देखते हैं मरुस्थल का क्या महत्व है। मरुस्थल के इंपॉर्टेंस की बात करें तो पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, खनिज संसाधन, पर्यटन। मरुस्थल का महत्व देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मरुस्थल का इंपॉर्टेंस। महत्व क्या है मरुस्थल का, यहाँ पर पर्यटन को क्या करता है, ये आकर्षित करता है। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की संभावनाएं अधिक है। खनिज संसाधन जैसे पेट्रोलियम वाले और ये निकलते हैं यहाँ से। परमाणु परीक्षण स्थल, परमाणु परीक्षण होते हैं, पोखरण जो
है वहाँ पर। सैन्य प्रशिक्षण स्थल भी अपने यहाँ पर है। पशु संपदा भी अधिक है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता भी है, और नमक का उत्पादन। खारे पानी की झीलें लगभग सर्वाधिक अपने पश्चिम में पाई जाती है, और यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं तो नमक का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है यहाँ से। तो मरुस्थल का इतना सारा क्या है, इंपॉर्टेंस है। ठीक, खनिज की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में जीवाश्म खनिज और ऊर्जा खनिज अधिक पाए जाते हैं। जीवाश्म खनिज कौन कौन से हो गए, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और ऊर्जा खनिज अपने कोयला। और ये सब क्या हो गए, अपने जीवाश्म या फिर ऊर्जा खनिज हो गए, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। 2023 में सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर। ठीक, ये भी याद रखना है। और नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, नवीकरणीय ऊर्जा राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में, कौन से भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना अधिक है, सर्वाधिक है। कौन कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मतलब इनका क्या ह्रास नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि धूप निकलती है तो जैसे इसकी एनर्जी का अपनों ने यूज कर लिया, उसके बाद फिर अगले दिन फिर धूप निकलती है, तो ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का अच्छा स्रोत है अपने कहाँ पर, उत्तर पश्चिमी भाग में, या फिर अपन मरुस्थल में कह देते हैं। ठीक, इससे पहले अपन देख लेते हैं कि एक फैक्ट आते हैं, 2-3 क्या फैक्ट आते हैं कि बड़े उद्योग जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो कहाँ है अपने राजस्थान में, अलवर में है। जैसे अशोक लेलैंड जो ट्रक होता है, अशोक लेलैंड जो कंपनी का ट्रक होता है, वो कंपनी भी कहाँ है, अपने अलवर में है। और मोटरसाइकिल की और बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कहाँ है, अलवर में। तो बड़े उद्योग कहाँ है, अलवर में। सर्वाधिक उद्योग की बात करें, अधिक उद्योग कहाँ पे है, जयपुर में। और उद्योग नगरी की बात करें तो उद्योग नगरी क्या है, कोटा। ठीक, ये आपको तीनों फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं परमाणु परीक्षण स्थल। कौन से स्थल, परमाणु परीक्षण स्थल। पोखरण को भारत की परमाणु परीक्षण स्थली कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है हमारे देश के लिए। ठीक, भारत की परमाणु परीक्षण स्थली पोखरण, और मरुस्थल का ये महत्व है। सैन्य प्रशिक्षण स्थल की बात करें तो चांदन फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक, सेना का क्या होता है, प्रशिक्षण होता है यहाँ पर। ठीक, चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, ये दोनों आपको याद रखना है। चांदन नलकूप से आप याद रख सकते हैं, चांदन नलकूप अपनों ने देखा था जैसलमेर, मोहनगढ़ और पोखरण के बीच में, तो जलपट्टी या लाठी सीरीज देखी थी। तो चांदन फील्ड फायरिंग रेंज अगर आ जाए एग्जाम में तो जैसलमेर, और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है, बीकानेर में। ठीक, पशु संपदा की अगर अपन बात करें तो पशु संपदा की बात करें, राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र में पशुधन अधिक पाए जाते हैं। कहाँ पर, बाड़मेर और जोधपुर में। भेड़ विशेषकर और ऊंट अधिक पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पशु संपदा क्या है, अच्छी है यहाँ पर। ठीक, और नमक की बात करें, मरुस्थल में नमक अधिक उत्पादित होता है क्योंकि यहाँ क्या है, खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है। ये अपना क्या है, राजस्थान में ये अरावली, और अरावली की इस वाले पार्ट में अपने खारे पानी की झीलें, और इस वाले पार्ट में अपने मीठे पानी की झीलें सर्वाधिक का है, उदयपुर में मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक, तो नमक उत्पादन की बात करें, मरुस्थल में नमक अधिक उत्पादित होता है क्योंकि यहाँ खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल देखते हैं, सांभर, पचपदरा में सर्वाधिक गुणवत्ता वाला नमक अपने उत्पादित होता है, निकलता है वहाँ से। ठीक, और डिडवाना। तो ये अपनों को चारों एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक, उसके बाद में अपन बात करते हैं पर्यटन की। तो क्या पर्यटन को कैसे आकर्षित करता है ये मरुस्थल। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, यहाँ की क्या है, संस्कृति जो है, कल्चर है, पर्यटन को क्या करती है, आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक, तो आपको याद रखना है, जैसे बीकानेर में अपने होता है ऊंट महोत्सव होता है, वहाँ पर विशेष अपने कार्यक्रम वगैरह भी होते हैं, और ऊंट महोत्सव भी होता है। ठीक, तो बीकानेर में। और मरु महोत्सव की बात करें तो जैसलमेर में। थार महोत्सव बाड़मेर में। ठीक, तो ये आपको एज इट इज याद रखना है, ये आपको कंफ्यूज करेंगे दोनों चीज। ठीक, ऊंट महोत्सव का होता है बीकानेर, थार महोत्सव बाड़मेर, मरु महोत्सव जैसलमेर। मरु जैसलमेर ये तो याद रह जाएगा आपको, मरु महोत्सव जैसलमेर। ऊंट महोत्सव बीकानेर आपको याद रखना है, थार महोत्सव बाड़मेर। और एक और मारवाड़ महोत्सव होता है, कहाँ पर, जोधपुर में। ठीक, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। ठीक है, ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक,
जैव विविधता की बात करें, बायोडाइवर्सिटी, किस चीज़ की? बायोडाइवर्सिटी की। विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में, अन्य मरुस्थलों से अगर राजस्थान के मरुस्थल की तुलना करें, अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार के मरुस्थल में क्या है? जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक, जैव विविधता क्या होती है? अधिक पाई जाती है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक, खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, खाद्यान्न उत्पादन की अगर बात करें तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में मोटा अनाज अधिक उत्पादित होता है। एग्जाम्पल इसका बाजरा। ठीक, मोटा अनाज अधिक उत्पादित होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे अरावली पर्वतमाला की। ठीक है, तो इतनी बात समझ में ही, इसको आप रिवाइज करते रहना एक बार और अच्छे से रिवाइज करना और लिख लिख के याद करना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग रेनेसांस कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन वीडियो।